गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 134 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 10 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम है और आज डेट हो गई है 23 सितंबर 2021। कुछ ही दिनों का समय शेष है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट सीरीज इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 134 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी है। चलिए आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जो निष्कासन का प्रस्ताव है वो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। इस महाभियोग की जांच 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा होना आवश्यक है। कौन सा सही है बताइए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना है। उनके कैसे हटाओगे? देखिए, इसका जो प्रस्ताव है जब लोकसभा में आएगा तो लोकसभा को सिग्नेचर करने कम से कम 100 सदस्यों के। अगर ये चीज़ राज्यसभा में होगी तो उसको 50 सदस्यों को कम हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कम से कम। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस महाभियोग की जांच जो है 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। उस समिति में जो 3 सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे? एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश ना मिले तो कोई अन्य न्यायाधीश चल जाएगा। फिर इस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उससे एक मुख्य न्यायाधीश उठाना है, एक बंदा और उठाना है। उसका नाम आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा कौन होगा वो। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा होना चाहिए। करेक्ट है ये भी, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है एक ही बात। तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, याद रखिएगा। इसकी जांच के लिए अध्यक्ष या सभापति द्वारा, अब अध्यक्ष किसका होगा? लोकसभा का होगा। सभापति किसका होगा? राज्यसभा का होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इन दोनों के द्वारा मतलब अलग अलग 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। बात समझ में आ गई? कॉमा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होते हैं। तो 3 बंदों का पता चल गया। उन 3 बंदों का पता चल गया। कौन है वो 3 बंदे? 3 सदस्य कौन है वो? देखिए, या तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, ये मिल जाए, नहीं तो ये मिल जाए, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश मिल जाए। दूसरा कौन मिल जाए? एक ये हो गया। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो 3 बंदे हो गए ये। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या भी काम करेगा, या उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, जिसको बोलते हैं ना विशेष बहुमत, द्वारा पारित होना आवश्यक है। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव संसद के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने संबंधी आदेश जारी कर देता है। और यह प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ऐसा नहीं है धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सही है गलत? करेक्ट है ये भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद विधि द्वारा समय समय पर करती है। सही है? बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे करेक्ट होकर डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था। संविधान के अनुच्छेद 125(1) में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन का प्रावधान करेगी। वो तीसरा था, यहाँ दूसरा है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है जब संसद विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत 2/3, हटाने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखती है तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जो है वो जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 10 न्यायाधीश होने चाहिए। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर केवल एक बार महाभियोग चलाया गया है। बताइए। देखिए 10 न्यायाधीश कुछ ज़्यादा नहीं हो गए, 5 न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अभी तक किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक बार भी महाभियोग नहीं चलाया गया है, चलते चलते रह गया, तो गलत है, कोई भी सही नहीं है, डी इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश, कितने, 5 से काम हो जाएगा, 10 की आवश्यकता नहीं है। जबकि अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीश की पीठ कर लेती है और संविधान में इसे पीठ के नाम से जाना जाता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ, 3 न्यायाधीशों की पीठ। अच्छा, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो निर्णय दिया था, कितने जज बैठे थे उसमें राम मंदिर मामले में, 3 या 5? कमेंट करिएगा। देखिए अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसका पहला मामला न्यायाधीश बी रामास्वामी 1991 से 93 के संबंध में उठा था, किंतु लोकसभा में जो है ये पारित ही ना हो सका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपनी शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार लेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, जिसे संसद में मतदान के लिए रखा जाता है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है, क्योंकि इतनी बार बताया होगा, अधिकतर यही बात अटकती है। दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते हैं ना, शपथ प्रतिज्ञान थोड़ी है, वो तो तीसरी अनुसूची में, ऐसे गलत हो जाएगा ये। और यहाँ तक दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो क्या गया, यहाँ ब्लंडर हो गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, इतना तो सही है, लेकिन संसद में इस पर मतदान नहीं होता, गलत है। एक बार फिर से दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 124(6) में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता, ना कि दूसरी अनुसूची। दूसरी में तो वेतन भत्ते ना। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि के संबंध में उपबंध है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर वेतन का निर्धारण करेगी। इसके न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, किंतु संसद में इस पर मतदान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में ही वकालत कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, चाहे आप चीफ जस्टिस रहो या फिर अदर जज रहो, उसके बाद भी वकालत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? गलत है, गलत है, नहीं कर सकता। केवल दूसरा सही है, 65 वर्ष की आयु सुप्रीम कोर्ट के लिए यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए और 62 वर्ष की आयु हाई कोर्ट के लिए। तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकते भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। तीसरा स्टेटमेंट है, संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकती है। बताइए।
देखिए दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में अधिविष्ट हो सकता है, माना कि दिल्ली में है लेकिन कहीं पे भी हो सकता है। ये दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करें। संविधान के अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है और संविधान भारत का राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भारत का राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान केवल भारत के उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है। मतलब जो तदर्थ न्यायाधीश है, कहने का मतलब है या तो उसको सुप्रीम कोर्ट से ले लो, सुप्रीम कोर्ट में करना, सुप्रीम कोर्ट से ले लो, या फिर हाई कोर्ट से ले लो। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं ले सकते, कहने का मतलब ये है। ये किसी अन्य छोटे न्यायालय से नहीं ले सकते। अब काटें, इसमें काट दिया, तीसरा गलत है। दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति वो की जाती है चीफ जस्टिस के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। ये राष्ट्रपति लिखा है ना, गलत है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, पहला सही है। और तीसरा वाला भी गलत है क्योंकि तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होगा सुप्रीम कोर्ट में। नियुक्त कौन करेगा उसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस न्यायाधीश को उठाएगा कहाँ से? केवल हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेगा। तो 2 और 3 को एलिमिनेट करके इसका आंसर केवल 1 लगा दीजिए। तो देखिए केवल कथन 1 सही है यहाँ पर, 2 और 3 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में है, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। करेगा कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। वो कहाँ से लेगा ऐसे न्यायाधीश को? हाई कोर्ट से। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी ही अवधि के लिए की जाती है जिस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किया जाता है। तो अगर अलग से प्रश्न पूछ ले जाए 1 नंबर में सीधा सीधा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन देता हूँ। संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, मंत्रिमंडल करता है। तो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है केवल जिला न्यायालय से, केवल उच्च न्यायालय से, जिला और उच्च न्यायालय दोनों से, और जिला, उच्च और उच्चतम किसी भी न्यायालय से। कहाँ से लेता है? केवल हाई कोर्ट से लेता है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य है। अच्छा, योग्यता क्या है? यदि किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या योग्यता है? या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो तदर्थ था, ये कार्यवाहक है। क्या है इसका उत्तर? भारत के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जब भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना, तो किसी की सलाह नहीं लेते। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है। वो स्थितियाँ कौन सी हैं? जब चीफ जस्टिस का पद खाली हो, अस्थायी रूप से चीफ जस्टिस अनुपस्थित हो, कैसे भी हो सकता है, बुखार या कई और किसी कारण। जब चीफ जस्टिस अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति किसी की सलाह या परामर्श नहीं लेता है, याद रखिएगा। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ए बी सी 3 विकल्प हैं और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। देखते हैं कौन सा सही है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय उच्चतम या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने या कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। करेक्ट है। ऐसा संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जा सकता है। ऐसा कैसा? ये वाला जिसकी बात हो रही है। बिल्कुल। ऐसा संबंधित व्यक्ति बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे सभी भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होंगे। बिल्कुल, पैसा तो मिलेगा ही। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, उपरोक्त सभी। डी है इसका आंसर। तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के। इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही